बाबा साहब अम्बेडकर ने एक फार्मूला दिया है, एहतजाजी प्रोग्राम्स का मकसद क्या है? ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजिटेट। ऑर्गेनाइज होना, एजुकेट यानी बेदार होना और एक्टिविज्म के लिए तैयार होना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ ठहर जाने को कहते हैं। किस चीज से ठहर जाना? खरीदो फरोख्त से ठहर जाना, मिसयूज करने से ठहर जाना, ये एक दूसरे की दलाली करने के लिए ठहर जाना, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ठहर जाना, अपने खानदानों के लिए इस्तेमाल करने से ठहर जाना, हुकूमत की बुरी नजर पड़ाने से रोक देना, ये तमाम चीजों का नाम हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 24, 25, 26 ये आर्टिकल्स को हमारे उलमाए किराम और हमारे नौजवान, हमारे तलबा इसको पढ़ना है। ये हमारे आर्टिकल्स हैं। इसके बारे में राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेट और रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, यहां तक के पर्सनल लॉ के बारे में इसमें अथॉरिटी दी गई है, कानून में इजाजत दी गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसी तरीके से अलग अलग कौम का भी पर्सनल लॉ। अभी वक्फ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 बॉडीज बनाए हैं, एक सेंट्रल काउंसिल, दूसरा वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ गाइडलाइंस देने की है, मानदंड बनाने की है, दूसरी और कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं है। वक्फ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है? वक्फ बोर्ड की यह जिम्मेदारी है कि उसको डेवलपमेंट के लिए तैयार करे और वो प्रॉपर्टीज की हिफाजत करे। एक जगह ऐसे ही वक्फ के ताल्लुक से स्पीच हो रही थी, मुखर्रिर बहुत ही धुआंधार स्पीच कर रहे थे। बोलते बोलते ये बोले कि मुसलमानों के पास तीसरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मिलिट्री के पास है, उसके बाद रेलवे के पास है और तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास वो वक्फ है। हालांकि ये गलत नैरेटिव है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जज्बाती अंदाज में बोलने का नुकसान ये हुआ कि ये सब्जेक्ट को एक शाखा वाला, चड्डी वाला सुन लिया, वो जाके अपने शाखा में बैठ के चर्चा किया कि यहाँ इनकी पंचर शॉप, इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं, इनके पास सही वेजेस नहीं, इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, इनके पास सही इंडस्ट्री नहीं, इनके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन इनके पास हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी जगह कहां से आ गई? ये बोलने की वजह से शाखाओं के अंदर खलबली मची। जब वो लोग पावर में आए और जब वक्फ के चेयरमैन बने, वक्फ की मिनिस्ट्री उनके हाथ में आई और पूरे अपने ऑफिसर्स को लेकर इसके ऊपर एक रिसर्च किए। जहनी तौर पर जाफरानी होंगे, ऑरेंज कलर होगा तो पूरे चीजें जाफरानी जाफरानी नजर आएंगे। तो देखते 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 इसके अंदर दाखिल हुए और इसके लिए रास्ता दिखाने वाले, दरीचा दिखाने वाले पूरे मुसलमान ही थे, दलाल लोग थे। उन्होंने हमारी पूरी कमजोरियों को एक एक करके उनके सामने रखा। उसका नुकसान ये हुआ कि गैर कौम के अंदर ये नरेटिव फैलाया गया कि ये मुल्क की जगह है, सरकार की जगह है और ये पकड़ के बैठे। मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक ट्रस्ट बनाएंगे और वो पूरी प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट की रहेगी, वो चैरिटेबल रहेगी, खरीद दे सकते हैं, फ्रॉड नहीं कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल का ओनरशिप किसे रहेगा? वो ट्रस्ट का रहेगा। लेकिन जो लोग मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चले गए, चाइना चले गए, उनकी प्रॉपर्टी को भी वक्फ नहीं कहा जाता, वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, उसे एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज है कि हमारे बड़े लोग चाइना चले गए, पाकिस्तान चले गए, उनकी बिल्डिंगों को, उनकी जगह को वक्फ में डाल दिए। नहीं, ऐसे नहीं कहते, वो एनिमी प्रॉपर्टी है। वक्फ की प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? अपनी जाती प्रॉपर्टी को सिर्फ अल्लाह को ओनर बनाकर रजिस्टर करने का नाम वक्फ है। ये क्लैरिटी हमें होने की जरूरत है। अब ये प्रॉपर्टी कितनी है? तकरीबन 9 लाख एकड़ जगह इसकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या 9 लाख एकड़ पूरे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है? नहीं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, 1-2 और ये 2-3 स्टेट्स के अंदर
10 लाख एकड़ जगह चंद मंदिरों की है। पूरे हिंदुस्तान की वह प्रॉपर्टी 9 लाख, पूरे हिंदुस्तान के कितने रियासतें ही वो तमाम स्टेट्स की प्रॉपर्टी 9 लाख एकड़, लेकिन आंध्रा, तेलंगाना और इसी तरीके से उड़ीसा, तमिलनाडु, ये 4 जगह चंद मंदिरों के हाथ में 10 लाख एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी। अब हमारा नैरेटिव, हमारा बोलने का तरीका इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, हम भूल जाते हैं। और दूसरा नुकसान ये है, जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, मीडिया आकर स्टेज पर जो डेलीगेशन है उनसे सवाल नहीं करता। जो लोग झाड़ के नीचे बैठते हैं, जो लोग किसी के साथ आए हैं, उनको जाके पूछा जाता है वक्त क्या है, आप क्यों इसकी मुखालिफत करते हैं। अब वहां पर जब वो बच्चा नहीं बताता, जब वो नौजवान नहीं बताता, तो फिर मीडिया में बताया जाता है ये चंद उलमा की तरफ से या कुछ सियासी लोगों की तरफ से इसको भड़काया जा रहा है। नहीं, बहुत ही खतरा है। हिंदुस्तान का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मिले हुए हैं। उसकी मिसाल आप केएसआरटीसी बस स्टैंड में देख सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख सकते हैं, एयरपोर्ट में देख सकते हैं, स्कूलों कॉलेजेस में देख सकते हैं, हॉस्पिटल में देख सकते हैं, बाजारों में देख सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में देख सकते हैं। सब जगह हिंदू मुस्लिम एक साथ है, बाजू बाजू बैठता है, बाजू बाजू बैठ के खाता है, बाजू बाजू बातें करता है। लेकिन ये सियासी चंद पार्टियों की ये बदअखलाकी है कि वो बार बार इसको हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वक्फ के मामले को भी हिंदू मुस्लिम नहीं बना रही है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। यह और बात है कि सबसे ज्यादा तकलीफ हमें हुई है, हमारे नीचे से जमीन खींची जा रही है, इससे हम पहली सफ पे हैं, लेकिन दूसरी सफ पे, तीसरी सफ पे तमाम को आना जरूरी है। यहां पर जितने लोग हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? जितने भी यहां पर स्पीचेस हुए, एक एक स्पीच हमारी मां बहन तक पहुंचाना, नौजवानों तक पहुंचाना, यहां तक के गोद में जो छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं उनको भी ये समझाना है कि हिंदुस्तान में एक वक्त है, उसकी लड़ाई चल रही है, जब तू जवान होगा तो ये लड़ाई को आगे लेके जाना। वक्त के अंदर, ये अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या नुकसानात हैं? पार्लियामेंट में रात के 2 घंटे 3 घंटे तक चर्चा करके इसको एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया गया। इसमें 40 पर 8 तरमीमात हैं अमेंडमेंट से। पहला अमेंडमेंट यह है कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स लोगों को इसके अंदर जो डाला जा रहा है वो अलग अलग तरीके से डाल रहे हैं। कौन रहेगा? फिर ये बोला जाता है कि 4 एमपीस होना चाहिए। फिर आप ही बताओ एमपीस कौन रहेंगे? फिर उसके बाद कहा जाता है कि 2 नॉन मुस्लिम होना चाहिए। फिर ये कहा जाता है कि 2 लेडीज होना चाहिए। फिर ये लेडीज में ये नहीं कहा जाता कि मुस्लिम लेडीज होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जाता। मुस्लिम एमपीस होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जाता। और हाईली क्वालिफाइड एक इंडिविजुअल होना है बोलते हैं, लेकिन वो मुसलमान होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते। बहुत ही खतरा। और दूसरी चीज, वक्फ पर यूजर, ये जो ऑप्शन था इसको हटाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस था, ताजमहल के पास एक मस्जिद है, वो मस्जिद के मामले को ले जाकर जब कोर्ट को गए तो वहां पर चर्चे का आखिरी डिक्लेरेशन ये था कि हम ये मस्जिद आपको दे सकते हैं, लेकिन वहां पर शाहजहां का वसीयतनामा लाके कोर्ट को प्रेजेंट करना। अब आप ही बताओ, हमारे दादा का नाम क्या है मालूम नहीं, परदादा का नाम क्या है मालूम नहीं, हमें ऐसे घर के पेपर का ही हमना मालूम नहीं, ऐसे वक्त में शाहजहां का पेपर लाके कहां से देना? ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। और इसी तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर इतना सताया जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है जैसा जामिया मस्जिद की कमेटी का नाम ट्रिब्यूनल है। नहीं, ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट से होता है, कानून से होता है। ट्रिब्यूनल का हेड कौन होता है? वहां का डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हेड होता है, और एक जो है हायर ऑफिसर होता है, और एक ऐसा मुसलमान
जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में, वक्फ के बारे में जानकारी रखता है, ऐसा एक मुसलमान उसमें होता है। 3 अफराद की कमेटी होती है और सिर्फ ट्रिब्यूनल मुसलमानों का नहीं होता, 15 या 16 से ज्यादा ट्रिब्यूनल से, वो ट्रिब्यूनल को छोड़कर सिर्फ ये ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया जाता है। और ये अमेंडमेंट में एक मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ को जानने वाला जो होना मैंडेटरी था, उसको निकाल दिया गया। और एक चीज ये है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? अब तक क्या था, जो भी मामला पैदा होता वो ट्रिब्यूनल को जाता था, अब वो नहीं है, डीसी ऑफिस को जाएगा। जुडिशियरी का पावर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रहा है। ये वक्फ प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से जो नाम बदला गया है वो बहुत खतरनाक है। आइंदा दिनों में वक्फ बोर्ड बोलकर जो हम चिल्लाते थे वो सब खत्म हो जाएगा। जो बच्चे कॉन्वेंट्स में हैं, वो जब बड़े होकर मस्जिद कमेटियों में, दरगाह कमेटियों में आएंगे, काउंसलर और कारपोरेटर बनेंगे, उस वक्त पे उम्मीद का लफ्ज कहां से शुरू हुआ है, वहां से उन्हें हिस्ट्री मालूम रहेगी, वक्फ के बारे में उनको जानकारी नहीं रहेगी।